हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑल नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो बच्चे ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे आपको मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चे, तो इसको अच्छे से करके जाना है आपको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैंने आपके लिए यहाँ पे इस रिएक्शन को ऑर्डर वाइज अरेंज किया है। ऑर्डर वाइज मतलब कि जो रिएक्शन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी वो रिएक्शन आपको सबसे पहले दिखाई देगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन को। तो एल्डोल कंडेंसेशन पहले याद रखो कौन कौन देते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कौन सा कंपाउंड देगा या नहीं देगा। तो आपको ध्यान देना है कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होगा, मतलब जो भी ग्रुप लगा होता है उससे अल्फा कार्बन ये होता है और ये हाइड्रोजन है। तो जिसमें ये कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो ये टेस्ट देंगे, समझ ये रिएक्शन देंगे। CCl3CHO, मान लो कोई ऐसे पूछे तो आपको से पूछा जाए क्या ये देगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखते हुए काम करना है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं। अब करना क्या होता है इस रिएक्शन में, ये आपको एक एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है और 2 मॉलिक्यूल इसमें यूज होंगे। डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको उठा के हमें कहाँ लगा देना होता है, अल्फा हाइड्रोजन को आप अटैच कर देंगे विद दिस, जो एल्डिहाइड ग्रुप वाला O है इससे अटैच कर देंगे, और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हम इस कार्बन से अटैच कर देते हैं। तो कहने का मतलब है ये जैसे एरो दिखाया गया है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से आपको इस H को हटा के इससे जोड़ देना है और इस पूरे मॉलिक्यूल को आपको इससे जोड़ देना है। देखो भाई, तो आपने इस तरह से कंपाउंड बनाया तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ऑलवेज वी विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा। तो फिर लेटर ऑन जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाता है। तो यहाँ पे एल्डोल में कंडेंसेशन हो जाता है। एल्डोल इसको बोलते हैं बिकॉज इसमें एल्डिहाइड और ऑल दोनों ग्रुप हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज एल्डोल, राइट। कीटोन भी देते हैं रिएक्शन, कीटोन में भी सेम चीज है। अल्फा जो हाइड्रोजन है वो आपको लगा देना है O के साथ, और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को उठा के इससे लगा देना है। ठीक है, थोड़ी सी टाइम लिमिटेशंस है, इस वजह से भी हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे इन रिएक्शंस के। तो हमें एक बार फास्ट वे में इसको रिवाइज करना है। तो कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं उसको लेते हुए मैं सारी रिएक्शंस कवर करूंगी। और बच्चे मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में मैंने रिएक्शंस को ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल हो गई, और उसके साथ हमारी यहाँ पे क्रॉस एल्डोल है। तो क्या डिफरेंस होता है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में, जब हमारे सेम एक ही टाइप के मॉलिक्यूल कंडेंसेशन शो करेंगे देन विल कॉल इट एज एल्डोल। जैसे दोनों एग्जांपल्स में यहाँ पे इथेनल इथेनल आपस में यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोपेनोन आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो ये एग्जांपल हो गया एल्डोल का। व्हाट इज नाउ क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल क्या हो जाएगा बच्चे, क्रॉस एल्डोल की अगर मैं बात करूं तो इसमें तुम्हें क्या होता है कि जब तुम्हारे दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, मान लो एक मैंने एल्डिहाइड ले लिया इथेनल और एक मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोपेनल, तो दोनों कंपाउंड्स आपके अब अलग अलग हो गए। तो नाउ इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है, हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, हमारे 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो हमारा कंसेप्ट होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हमारा कंडेंसेशन होगा देन विल कॉल इट एज क्रॉस एल्डोल, दैट इज द डिफरेंस। और बाकी यही वाली ट्रिक आपको इसमें अप्लाई करनी है। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हमने वैसे ही नंबर नहीं बढ़ाने, जो रिएक्शन रिलेटेड है हम उन्हें साथ में करेंगे। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दो रिएक्शंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसे पक्का करके जाना है आपको। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, एक टेस्ट की तरह भी यूज की जाती है। ये होती है मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। कभी कभी इसका मतलब कभी कभी क्या 90% इसका यूज रिएक्शन का किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो जनरली एल्डिहाइड कीटोन्स हो या फिर कीटोन्स हो, जैसे कि मान लो एक्सक्यूज मी जैसे कि मान लो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है CH3CO CH, तो ये मान लो इथेनल है, और दूसरा कंपाउंड मैंने ले लिया यहाँ पे CH3CH2CO CH2CH3, ये तुम्हारा एक कीटोन है। तो अब तुम अगर ऐसा सोचो कि खाली एल्डिहाइड, तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों देते हैं जिसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप हो, और उसका एग्जांपल एल्डिहाइड का होता है इथेनल। इथेनल में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप जिसमें होगा वो ये टेस्ट देगा। और कीटोन आपका ये, सिंस यहाँ पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि CO में ये O जो ग्रुप है बीच में है, तो ये नहीं देगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। इस रिएक्शन में होता क्या है, जो भी आप मिथाइल कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग कीटोन लेंगे तो उस केस में जब हम उसकी रिएक्शन NaOH से करते हैं तो तुम्हारा CHX3 बनता है। बच्चे येलो PPT अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए, येलो PPT बन रहा है कंपाउंड की रिएक्शन से, जनरली अगर हमारा कुछ इस तरह की रिएक्शन जिसमें हम इसको NaOH और I2 दिया जाए आपको,
या NaOH दिया जाए, कुछ भी दिया जाता है आपको, ये अगर आपको रिएजेंट कहीं दिखाई दे रहा है या NaOI दिखाई दे रहा है, तो बच्चे उस केस में हम लोग इसको कहेंगे कि हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से क्वेश्चन अभी ज्यादा नहीं पूछा गया है पर आगे फ्यूचर में डेफिनेटली आने के चांसेस है, आपको ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इन्होंने ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, तो लेटर ऑन वही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि जहां से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। तो ये डबल बॉन्ड सेंसिटिव रिएक्शन है, इसमें डबल बॉन्ड को मतलब क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो ऐसा मॉलिक्यूल वो जरूर दे देंगे जहां पे आपसे वो इस कंसेप्ट का यूज करा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। दिस रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड गिव्स अ येलो पीपीटी टू आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म यहाँ बनता है, इसलिए इसको हम आइडोफॉर्म कहते हैं, और ये एक तरह से टेस्ट होता है जो कि यूज किया जाता है डिस्टिंक्शन में। तो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप के साथ एक हमारा ये ग्रुप होता है सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप CH3CHOH, तो ये भी देता है। तो जनरली हमारे सेकेंडरी एल्कोहल और इथेनॉल ये टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो इसे अच्छे से करके जाना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चे इनको ऐसे ही याद किया जाता है, एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो देते हैं, और जो कैनिजारो रिएक्शन होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो देते हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड देते हैं। आप ध्यान रखना कि एल्डोल कीटोन्स भी देते हैं, लेकिन कैनिजारो केवल एल्डिहाइड देते हैं, ओनली एल्डिहाइड, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ओनली एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन यानी कि HCHO, C6H5CHO, CCl3CHO, ये सारे हमारे क्या देंगे, कैनिजारो। बच्चे इसको याद रखने के लिए आप दिमाग में रेडॉक्स याद रखो। रेडॉक्स में क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक आपका ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, दूसरा होता है आपका रिडक्शन, ठीक है, दो चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन आपने रेडॉक्स में एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ा होगा डिसप्रपोर्शनेशन, जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपने कुछ ऐसे ही याद रखना है कि इसमें एल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें दो मॉलिक्यूल ही यूज किए जाते हैं एल्डोल की तरह, लेकिन एक मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल तुम्हारा यहाँ पे रिड्यूस होगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और बहुत इजीली वे में आप इसको याद रख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं, हमारा यहाँ पे एसिड बनता है, और अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो तुम्हारा एल्कोहल बनता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि वन मॉलिक्यूल विल रिड्यूस एंड वन मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से आपको याद रखना है, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल वो आपको स्ट्रक्चर बना के दे दें। मान लो मैंने ऐसा डिजाइनर स्ट्रक्चर बनाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया CHO, और मुझे यहाँ पे दिखाया गया कि कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है, कॉन्सेंट्रेटेड आपका क्या है, KOH है। अब यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे एक CH3 भी लगा दिया, ताकि मुझे दिखाई दे रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और ऐसा मैंने मॉलिक्यूल दे दिया, और मैंने कहा कि भाई क्या ये आपका कैनिजारो देगा और कैसे देगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चे चीज ध्यान रखो, ये ग्रुप आपने क्या कर देना है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर देना है सिंपली, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कार्बिल रिएक्शन। मैं इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को कहूंगी कि जो आपकी ये 3 रिएक्शन अभी हमने किए, उसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कार्बिल रिएक्शन। तो कार्बिल रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, क्योंकि अगेन ये भी एक टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आइसोसाइनाइड टेस्ट जो कि यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के डिस्टिंक्शन में, मतलब प्राइमरी और टर्शरी में पूछा गया है तो भी आप इसको यूज करो, प्राइमरी और सेकेंडरी में पूछा गया है तो भी आप इसको यूज करो। सेकेंडरी टर्शियरी के लिए यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि दोनों ही ये टेस्ट नहीं देंगे, केवल प्राइमरी एलिफेटिक, फर्स्ट रिमेंबर प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन्स जो होती हैं वो आपके टेस्ट देते हैं। और ये इस रिएक्शन में सिंपल हम लोग क्लोरोफॉर्म और ये यूज करते हैं, और यहाँ पे आपका यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें कार्बिल अमीन इसी को बोलते हैं हम लोग, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, प्राइमरी अमीन के डिस्टिंक्शन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है बच्चे आपको। लेट अस मूव अहेड। Next important reaction is Halfman bromide. This method is used for conversion of an amide to primary amine. I used to say कि ये रिएक्शन आप पेपर में ढूंढ सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपने इसमें क्या ट्रिक सीखनी है कि ये जो तुम्हारा CO ग्रुप है इसको आपको हटा देना है और RNH2 आपका बन जाएगा। जो भी आपको अमाइड दिया जाएगा उसमें आपको इसको हटा देना है। आप इसको कैसे पहचानेंगे, जब भी आपको ब्रोमीन और NaOH दे दिया जाए, ठीक है, ब्रोमीन और अगर आपको बेस दे दिया जाएगा तो ये रिएक्शन होती है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें एक कार्बन की कमी आ जाती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा
कन्वर्जेंस में यूज किया जाता है, राइट। तो हाफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अच्छे से करना है। तो ये तुम्हारा चला गया, सिंपली तुम्हारा बनेगा Na2CO3 निकल जाएगा, क्योंकि ये CO ग्रुप किसके साथ निकल जाता है, इस Na के साथ Na2CO3 फॉर्म में NaBr निकल जाएंगे 2 और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको बहुत जरूर से करके जानी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, 100% आती है बोर्ड्स में भी और जेई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस काफी पूछे जाते हैं। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड, इसमें याद रखोगे कि एक एल्काइल हैलाइड लेना होता है, एक सोडियम एल्कोक्साइड यूज करना होता है। तो जो एल्काइल हैलाइड होता है इसमें कंडीशन क्या है, दिस मस्ट बी प्राइमरी हैलाइड, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड ले लेंगे तो उसके इसमें एल्कीन्स बनता है। तो इस चीज को याद रखो, ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। RX की रिएक्शन R-ONA से करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस उसको बोलते हैं, वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन, ऐसे इसको याद करो। नेक्स्ट है डोज प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, जेई की फेवरेट रिएक्शन है ये, कई बार इसको इनडायरेक्टली पूछा जाता है और इसको बीच बीच में भी कन्वर्जन में डाला जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। क्लोरोबेंजीन को आपको अगर फिनॉल में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो आप इस रिएक्शन को यूज करेंगे। बेस यूज किया जाता है। कई बार आपसे कहेंगे कि डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करो, मतलब NaOH डालेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे कई बार इसको हटा के OH लगा देंगे। ओनली NaOH लेने से बात नहीं बनेगी, ये रिएक्शन विगरस कंडीशन में होती है। ये टेम्परेचर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 623 केल्विन 300 ATM। जब हम ऐसा करेंगे, फाइनली H+ करेंगे तो वी विल गेट फिनॉल। डोज प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेल-वोल्हार-जेलिंस्की रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये एसिड से रिएक्शन होती है। आपने इसमें क्या याद करना है, अगर मेरे पास कोई अल्फा हेलो एसिड है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हेलो एसिड तो बनता है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन अगर मेरे पास प्रेजेंट है किसी भी एसिड में, तो उसकी रिएक्शन अगर हम X2 रेड फास्फोरस से करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मतलब अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हटके यहाँ पे हेलोजन आपका इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, आजकल बोर्ड्स में भी इसको पूछ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो रिएक्शन है, इसमें आपको इन दोनों में एसिड्स में, इसमें इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है विच विल बी मोर, इसमें एसिडिक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मान लो ए है और मैं उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, हमारा ये बी बन रहा है, और बी और ए में कौन सा आपका स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, तो उस केस में आपको आंसर लगाना होगा बी। क्योंकि कभी भी अगर हम किसी एसिड में कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा और उसकी एसिडिटी करेक्टर को इंक्रीज कर देगा। तो हेल-वोल्हार-जेलिंस्की रिएक्शन को आपको ऐसे ही याद करना है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर किसी एसिड में है तो उससे हमारा अल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रीमर-टीमन, इंटरमीडिएट भी इसका पूछा गया है स्पेशली 2024 में, इसको बहुत अच्छे से करना। इसको मैं कहूंगी आपने कार्बेलामीन के साथ याद रखना है। कार्बेलामीन में भी आप लगभग यही रिएक्टेंट यूज करते हैं, CHCl3NaOH, बस उसमें कार्बेलामीन में आप क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी अमीन यूज कर रहे थे ना, तो वो हमारा फाइनली कन्वर्ट हो रहा था किसमें, RNC में। यहाँ पे क्या होता है, आप फिनॉल यूज करते हैं और फिनॉल की रिएक्शन जब करेंगे तो ये इंटरमीडिएट बनता है, और फाइनली आप इसको करेंगे तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। तो फिनॉल को जब हम ट्रीट करेंगे इसके साथ, तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, सैलिसिलएल्डिहाइड बनेगा। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इज कोलबेज रिएक्शन, साथ में इसको याद करेंगे। कोलबे रिएक्शन इज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप पहले इसको बेस से ट्रीट करते हैं, बेस से ट्रीट करके तुम्हारा ONA बन जाता है। CO2 एक एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए इसमें पहले हमें इसे ONA में कन्वर्ट करना होता है और फाइनली हम वापस इसे H+ डाल के इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो आप रीमर-टीमन, कार्बेलामीन, कोलबेज, इनको लगभग एक साथ तैयार करो। आपको पता होना चाहिए रीमर-टीमन में क्या बनता है, रीमर-टीमन में तुम्हारा सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, ठीक है, और इसमें तुम्हारा क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। और सैलिसिलिक एसिड को हम यूज करेंगे एस्पिरिन फॉर्मेशन में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये इस तरह से याद करो कि एक में एल्डिहाइड बनता है, दूसरे में हमारा एसिड बनता है। तो एसिड हमारा बनता है कोलबेज में, और आपका रीमर-टीमन में हमारा एल्डिहाइड बनता है। आप ऐसे करके इस रिएक्शन को थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल फिनॉल को कन्वर्ट करेंगे, अभी इससे पहले वाली हमारी रीमर-टीमन थी, इसके बाद हमने यहाँ पे कोलबेज करी। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारी रोजनमुंड रिडक्शन, ये हमारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, स्पेशली एल्डिहाइड बनाने का मेथड है ये। रोजनमुंड रिडक्शन में बच्चे ये रिडक्शन ही होता है, इसमें हम कंट्रोल्ड रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे BaSO4 एज ए पॉइजन की तरह एक्ट करेगा और ये COCl ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है CHO में। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, राइट। नेक्स्ट है आपकी क्लीमेंशन रिडक्शन, ये भी बच्चे एक काफी पॉपुलर रिएक्शन है। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप आपका CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ZnHgHCl। इस क्लीमेंशन रिडक्शन
और आपकी वुल्फ किश्नर को मैं कहूंगी एक साथ तैयार करो। दोनों में क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप आपका कन्वर्ट हो रहा है CH2 ग्रुप में। मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कहीं पे CO ग्रुप है आपका और उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास क्लीमेंशन, उसे आप याद करेंगे ZnHG और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा ये रिएक्शन हमारी क्लीमेंशन रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही याद करो इसको साथ में। और दूसरा, अगर मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन से की और फॉलोड बाय अगर मैंने यहाँ पे किया KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उस केस में मेरी ये रिएक्शन हो जाती है सिंपली वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो नीचे वाली वुल्फ किश्नर है। तो दोनों रिएक्शन मैंने साथ में ही इसमें लिखी हैं ताकि आपको याद करना आसान रहे। पहले वाली थी हमारी क्लीमेंशन, दूसरी है हमारी वुल्फ किश्नर। दोनों में यही डिफरेंस है, अगर ZnHgHCl यूज करेंगे तो क्लीमेंशन है, अगर हमने ये यूज किया ये लिखा हुआ है ऊपर NH2NH2 हाइड्राजीन फॉलोड बाय QH इथाइलिन ग्लाइकोल, तो हमारी वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट है स्टीफेंस रिएक्शन। नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टीफन रिएक्शन का यूज किया जाता है। SnCl2 और HCl यूज करेंगे। पहले हमारी यहाँ पे इमीन बनती है और इमीन को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में बनाने के लिए स्टीफेंस रिएक्शन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इटार्ड्स रिएक्शन। यहाँ पे हम टोलुइन को, ये CHO ग्रुप है, इसको कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो बच्चे ये कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से याद कर लेना। याद करने की टेक्निक बहुत सिंपल है। जैसे CrO2Cl2, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड। क्या है ये बच्चे, ये है क्रोमिल क्लोराइड। और क्रोमिल क्लोराइड के जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आप देखो CH के साथ ये O, Cr, O के साथ H लगा के Cl2 लगा के होल ट्वाइस लगाया गया, मतलब दो हाइड्रोजन हटा के। इसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है। OCr, ये क्या है, ये O है, फिर यहाँ पे Cr है, फिर ये O है, फिर ये Cl2 है, तो हमें बस यहाँ पे OH लगा देना है। O के साथ हमने H लगा दिया तो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये इसको याद रख लेना, बल्कि एल्डिहाइड बनता है। इटार्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका गैब्रियल थैलीमाइड। ये हमारी बेसिकली एक प्रिपरेशन रिएक्शन होती है जिससे एलिफेटिक, अंडरलाइन इसको ध्यान रखना है पॉइंट को, कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स ही बनती है, एरोमेटिक भी नहीं, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स बनती है इस मेथड से। आप यहाँ पे थैलीमाइड यूज करेंगे, बेस से इसको ट्रीट करेंगे, तो बेस से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इस प्रोटॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पे आपका N-K+ हो गया। फिर हम इसको इससे RX से ट्रीट करेंगे, यहाँ पीछे से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, N-अल्काइल थैलीमाइड बनेगा। और फाइनली हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा और हमारा यहाँ पे अमाइड्स बना देगा, मतलब अमीन्स बनेगी, प्राइमरी अमीन्स हमारा एज ए प्रोडक्ट बनेगा। और ये थैली, हमारा जो थैली अमाइड हमारा कन्वर्ट हो जाता है इसमें सॉल्ट, हमारा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है थैलिक एसिड के। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि रीजन क्या है, ये वाला जो स्टेप है, ये जो एनायन बनता है ये पीछे से उसमें अटैक करके इस ग्रुप को नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना, एरोमेटिक अमीन इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि सब्स्टिट्यूशन उसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। जो एनायंस है, जो एनायन बनता है वो हमारा बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाता विद दैट ऑफ अराइल हैलाइड, क्योंकि अराइल हैलाइड में आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, जो इसका हेलो एल्केन हेलोरिन्स में, कि ये जो बॉन्ड होता है आपका, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पे जल्दी नहीं टूटेगा। तो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं एरोमेटिक अमीन्स में तो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन, शुरू दिन से आपको ये कराई जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका असाइलेशन हो जाएगा, बेंजीन की असाइलेशन करेंगे, ये O लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो बेंजीन का असाइलेशन करोगे एनाइडस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये तुम यहाँ पे ArCOCl लो या RCOCl लो, दोनों में प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट बच्चे है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन मैंने ऑलरेडी डाइजोनियम सॉल्ट टॉपिक लिया है, यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सिंपल एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। इस कंडीशन में ये दिया जाए रिएजेंट या फिर HNO2 दिया जाए, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसमें करा हुआ है अच्छे से। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप डाइजोनियम सॉल्ट वाला मेरा लेक्चर चेक कर लो। नेक्स्ट देखो सैंड-मेयर्स रिएक्शन। तो डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हम Cu सॉल्ट से रिएक्ट करके सिंपल डालेंगे तो यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा और आपका X लग जाएगा, ये सैंड-मेयर्स रिएक्शन है। नेक्स्ट वी नीड टू लर्न गेटरमैन कोच रिएक्शन। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन और ऐड करूंगी, इसी में गेटरमैन रिएक्शन होती है। अगर हमने यहाँ पे कॉपर खाली डाला, कॉपर अगर हमने कॉपर और हमने HCl लिया, मतलब कॉपर का सॉल्ट लिया है, तो उस केस में तुम्हारी ये सैंड-मेयर्स है, और खाली कॉपर लेंगे तो हमारा ये हो जाता है गेटरमैन रिएक्शन, ओनली गेटरमैन रिएक्शन, राइट। ठीक है, अब इसके अलावा एक रिएक्शन होती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो बच्चे ये बेंजीन को डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का एक मेथड है और काफी पॉपुलर है। कन्वर्जन में आप इसको काफी यूज कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से जब रिएक्शन करते हैं एनाइडस AlCl3 के प्रेजेंस में,
तो बेंजीन आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बच्चे ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। आपका डाइजोनियम सॉल्ट होता है, इसकी रिएक्शन जब की जाती है आपकी फिनॉल से या फिर एरोमेटिक अमीन से, तो यहाँ पैरा पोजीशन से आपका HCl निकल जाएगा और यहाँ पे आपका एजोबेंजीन्स बनती हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि डाइज होती हैं, कलरफुल होती हैं। तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनाएगा और ये हमारी येलो डाई बनाएगा। वेरी वेरी पॉपुलर, यू कैन रीड इट आउट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी Finkelstein reaction. This is a very important reaction for the preparation of alkyl iodides. इसमें हमें याद रखना है कि NaI लेते हैं ड्राई एसीटोन में, और दूसरी रिएक्शन है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें बच्चे हम मेटालिक फ्लोराइड्स लेते हैं, तो आपके अल्काइल जो हेलाइड्स होते हैं वो आपके इसमें अल्काइल फ्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे इसको रिलेट करके याद करो, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे तुम्हारा जो X है वो हमारा Cl है या फिर Br है, ठीक है। Cl Br के अल्काइल हेलाइड्स को अगर हम NaI से करेंगे डाइएस्टोन में, तो हमारा अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन और हमारा फ्लोराइड्स बनाने के लिए स्वार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव 3 रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन। तो इसको रिलेट करके याद करो, अगर सिंपल अल्काइल हैलाइड की Na से रिएक्शन करेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे एल्केन्स बनेंगी, सिमेट्रिकल एल्केन्स, तो ये हमारी वुड्स कहलाती है। अगर हमने एरोमेटिक अमीन्स लिया, उसकी Na ड्राई ईथर से किया, तो जब एरोमेटिक अमीन, यहाँ पे खाली एरोमेटिक लेंगे, पहले मैं ये रिएक्शन ले रही हूँ, तो इससे बोलेंगे फिटिक, जिसमें तुम्हारे डाइफेनाइल्स बनेंगे। और अगर हमारा एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और एक मॉलिक्यूल हमारा एलिफेटिक है, तो उस केस में जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों एलिफेटिक हैलाइड्स हैं, फिटिक में दोनों एरोमेटिक हैलाइड हैं, और वुड्स फिटिक में एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, राइट। तो इस तरह से आप इजीली से कर सकते हैं। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट वी हैव डिकार्बोक्सिलेशन, वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन। जब हम किसी सोडियम सॉल्ट का 11th क्लास की रिएक्शन होती है, 12th में भी यूज है बट ब्रीफली दी हुई है। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या होगा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा और आपका बनेगा RH। तो इसे बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें कार्बन का एक एटम कम हो जाता है ना, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसके बाद आपको करनी है। नेक्स्ट वी हैव कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बच्चे इसको साथ में याद करो, जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की ही इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सिंपल तुम्हारी सिमेट्रिकल एल्केन्स बनती हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको इस R पार्ट को डबल कर देना है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ये, तो तुम्हारा KOH निकल जाएगा, H2 निकलेगा और यहाँ पे तुम्हारा CO2 निकल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, H2 यहाँ पे कैथोड पे बनती है। तो सिंपली हमारी एल्केन्स बनाने का ये मेथड होता है। तो बच्चे विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। तो आज हमने देखा कितनी रिएक्शंस हमने करी हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहूंगी एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए कि यहाँ पे सिंपली अगर आप देखेंगे तो आपने इतनी सारी रिएक्शंस की हैं इन शॉर्ट टाइम में, तो फटाफट से इनको पक्का करो। एक एक रिएक्शन आपको तैयार होनी चाहिए यहाँ पे। एल्डोल क्रॉस एल्डोल, देन वी हैव हेलोफॉर्म, देन वी हैव केनिजारो, उसके बाद कार्बेलामीन, देन हाफमैन ब्रोमाइड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, डोज प्रोसेस, हेल्वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, रीमर-टीमन, कोलबेज रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गैब्रियल-थैलीमाइड रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें आप एक और एड ऑन कर सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, डाइजोटाइजेशन, सैंड-मेयर्स, इसमें आपने गेटरमैन ऐड किया, देन वी हैव गेटरमैन-कोच रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, फिंकलस्टीन-स्वार्ट्ज रिएक्शन, Woods reaction, Woods fatigue and fatigue reaction, decarboxylation, and finally Kolbe electrolysis. तो with this we are done with almost all important reaction. तो बच्चे इसके साथ ही आज हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को क्लोज करते हैं और मैं बहुत अच्छे से विशेष देना चाहूँगी जो बच्चे कल बैठ रहे हैं JEE के मेंस के एग्जाम में। विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी तरफ से अच्छे से पेपर करना है आपको, और कोई ऐसा नहीं सारा पेपर नहीं करना है, आपको सही पेपर करना है, ठीक है। तो अपना सिस्टमैटिक अप्रोच से आपने पेपर देना है और विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी परसेंटाइल आनी चाहिए आपको। गॉड ब्लेस यू।